है एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह। आज हम घटना चक्र आई दृष्टि जो कि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता है, उसको पढ़ने वाले हैं। घटना चक्र आई दृष्टि जो कि किसी भी स्टेट पीसेस के लिहाज से सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित मैगजीनों में से एक है। आज हम उसके नेशनल अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड यह हमारा पहला लेक्चर होगा, जिसका जो पहला टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। जब लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यों की विधानसभा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ होता है तो हम उसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की संज्ञा देते हैं। हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज़ हमारे यहाँ पहले भी एग्जिस्ट करती थी या हमारे लिए ये कोई नई परिकल्पना है। तो हम देखते हैं 1951-52 यानी कि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन से लेके 1967 तक हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुआ करते थे। लेकिन 1967 तक आते आते कई स्टेट्स में जो गवर्नमेंट थे वो डिजॉल्व हो गए और सेंटर में भी गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से जो इनका सिंक्रोनाइजेशन था वो चेंज हो गया, यानी कि इनका जो चक्र था वो टूट गया। तो इन्हीं चीज़ों को रिव्यू करते हुए हमारा जो लॉ कमीशन यानी कि जो विधि आयोग है वो एक रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट को 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन कहते हैं। इस रिपोर्ट में ONOE यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट किया गया। 170th रिपोर्ट के आधार पे एक समिति बनाई गई जिसे वन नेशन वन इलेक्शन समिति कहते हैं और इसका जो गठन हुआ वो 2 सितंबर 2023 को हुआ। ठीक है, इस समिति में टोटल जो मेंबर्स हैं हम देखते हैं। इस समिति में टोटल 8 मेंबर हैं, जिनमें एक चेयरमैन और 7 अदर्स मेंबर हैं। इस समिति के जो चेयरमैन हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। प्लस इसके साथ 7 अदर मेंबर हैं। जो 7 अदर मेंबर्स हैं उसमें है अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी और अर्जुन राम मेघवाल। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समिति में कौन शामिल नहीं है, तो इसलिए ये इन लोगों के नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन समिति थी, इसने जो अपना रिपोर्ट था वो मार्च 2024 में राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब हम देखते हैं कि ये इतना न्यूज़ में क्यों रहा। क्योंकि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, इसलिए ये न्यूज़ में बना रहा। इसके तहत जो इलेक्शंस होंगे वो 2 फेजेज में होंगे। जो पहला फेज है उसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्यों की विधानसभा का इलेक्शन होगा, और जो दूसरा फेज है उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय निकायों का इलेक्शन होगा। और ये विदिन 100 डेज ऑफ फर्स्ट फेज, पहला फेज जब ख़त्म होगा उसके 100 डेज के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, इस प्रस्ताव में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बात की गई। ठीक, आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 इनमें अमेंडमेंट की बात की गई। क्योंकि आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो पार्लियामेंट है उसकी अवधि से रिलेटेड है, और जो आर्टिकल 172 है वो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। इनमें अमेंडमेंट करना होगा। इनमें अमेंडमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है वो अलग अलग राज्यों के चुनाव और सेंटर के चुनाव अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो इनको सिंक्रोनाइज करना है, तो इनकी जो अवधि है उनमें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। उपयुक्त दोनों अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा। ठीक, इस अमेंडमेंट के लिए, इस संशोधन के लिए राज्यों के अनुसमर्थन यानी कि राज्यों के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जो फेज़ 2 में इलेक्शंस होंगे उसके तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए जाएंगे, जैसे आप लोग अभी पढ़ चुके। उनके लिए अप्रूवल ज़रूरी होगा मोर देन हाफ ऑफ स्टेट का, आधे से अधिक स्टेट्स का अप्रूवल उनके लिए ज़रूरी होगा। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर एबव अमेंडमेंट, जो ऊपर के अमेंडमेंट हैं उनके लिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के 2 शर्तों को पूरा करना होगा। जो पहला शर्त होगा वो ये होगा कि दोनों सदनों में कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है। ये पहला शर्त है। ठीक, मोर देन हाफ
का वोटिंग चाहिए दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा। और जो दूसरी शर्त वो ये है कि प्रथम शर्त के अधीन रहते हुए जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है, उनके 2/3 सदस्य जो है संशोधन के पक्ष में होने चाहिए, तभी ये अमेंडमेंट संभव है। ठीक, आगे देखते हैं पीएम आशा के बारे में समझते हैं। पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक, इसे बजट 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका जो एम है, इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी किसको? जो पीएम आशा योजना है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को कंटिन्यू करने की मंजूरी दी कैबिनेट ने। ठीक, इसीलिए ये न्यूज़ में बना रहा। जो 15 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है वो 25-26 तक है। ये जो पीएम आशा है 25-26 तक जो है जारी रहेगी, और इसके लिए जो व्यय हुआ वो 35,000 करोड़ का हुआ। पीएम आशा के अंतर्गत अब निम्न कंपोनेंट शामिल होंगे। कुछ कंपोनेंट शामिल किए गए पीएम आशा के अंतर्गत जो पहले नहीं थे, वो है पीएसएस यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरा पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, तीसरा पीडीपीएस यानी कि प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, और चौथा एमआईएस यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ठीक है, जो अगला न्यूज़ है वह है पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है क्या। एसटीज से रिलेटेड है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस यानी कि सामाजिक आर्थिक कंडीशन में सुधार करना है किसके? एसटीज के, शेड्यूल ट्राइब के। ठीक, 63,000 गाँव इनमें शामिल हैं। उन 63,000 गाँव में से 5 करोड़ को ये लाभ मिलने वाला है। ठीक, यह बजट 24-25 में लॉन्च हुआ था। अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। इसको भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई 18 सितंबर 2024 को मोदी की अध्यक्षता में। अब कैबिनेट का अध्यक्ष तो मोदी ही होगा, तो मोदी की अध्यक्षता में ही मंजूरी मिलेगी कैबिनेट यानी कि मोदी। ठीक है, जो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आया, जो टोटल खर्च आया वो आया 79,156 करोड़ का, मतलब 79,156 करोड़ का। इसमें जो है जो सेंटर का योगदान रहा वो था 56,333 करोड़ रुपए, और जो स्टेट का योगदान रहा वो है 22,823 करोड़ रुपए। ठीक, ये जो योजना है ये सारे के सारे स्टेट और यूटी में लागू नहीं हुआ, जबकि स्टेट और यूटी को मिला के 30 स्टेट और यूटी में लागू हुआ, जिसमें 549 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 270 ब्लॉक्स आते हैं, और 63,000 जो है विलेज आते हैं, जिनमें से 5 करोड़ को ये लाभ मिलना है, जैसे कि अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। ठीक, अब देखते हैं इस अभियान में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका क्रियान्वयन होगा 17 मंत्रालयों के द्वारा। इन 17 मंत्रालयों में एक है पर्यटन मंत्रालय। इन्होंने स्वदेश दर्शन के तहत 1,000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया। ठीक, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है आपका वो 2014 में शुरू हुआ था। ठीक, 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके तहत ही ये पर्यटन मंत्रालय ने 1,000 गृह आवासों को बढ़ावा देने की बात की है। पर्यटन क्षमता का दोहन, वैकल्पिक आजीविका को बढ़ाना इनका लक्ष्य है। ठीक, जो सेंसस 2011 है, इसके अनुसार जो एसटीज की जनसंख्या है वो है 10.45 करोड़। ठीक, और 705 यानी कि 705 से अधिक एसटीज निवास करते हैं इंडिया में। अगली जो योजना है वो है बायो राइड योजना। समझते हैं कि बायो राइड योजना है क्या। ठीक, बायो राइड मतलब बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना व बायोटेक में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है, बायो राइड जो है ये कुछ और नहीं बल्कि 2 चीज़ों का मिश्रण है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और INED मतलब इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इन दोनों को मिक्स करके ही बायो राइड योजना बनाई गई है। ठीक है, इनका जो क्रियान्वयन होगा वो 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाएगा, जिसकी अवधि 2021-22 से 25-26 तक है। ठीक, जो अगला न्यूज़ है वो है बायो E3 नीति को मंजूरी। ठीक, बायो E3 नीति को मंजूरी। अब E3 क्या है? बायो E3 क्या है? E3 मीन्स बायोटेक्नोलॉजी फॉर E3 मीन्स इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है,
तो बायो E3 मीन्स बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये 6 एरियाज़ पे फोकस करता है और इसका जो काम है वो है हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, बायो E3 के अंतर्गत जो 6 एरिया शामिल हैं, ये इसमें मेंशन नहीं है बट आपको बता देते हैं कि वो कौन से 6 एरिया शामिल हैं। वो हैं, पहला है जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम, और जो दूसरा है वो है फंक्शनल फूड एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन दूसरा है। तीसरा है सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, और जो चौथा है वो है जलवायु लचीली कृषि यानी क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। जो पांचवा है वो है कार्बन कैप्चर एवं इसका उपयोग, और जो छठा है वो है भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो इसमें समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान भी शामिल है। और जो अगला न्यूज़ है, बहुत छोटा सा न्यूज़ है, ग्लोबल बायो इंडिया समिट हुआ, वो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसका आयोजक कौन रहा? तो इसका आयोजक जो था वो था बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है, इसका जो है आयोजक रहा। जो अगला न्यूज़ है आपका वो है नमो भारत रैपिड रेल। अब क्या है ये नमो भारत रैपिड रेल? नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ से किया? गुजरात से किया। कहाँ से कहाँ चलेगा ये? कहाँ से कहाँ जाएगा? अहमदाबाद से भुज की तरफ जाएगा, अहमदाबाद से भुज। ठीक है, इंडिया का जो पहला वंदे भारत मेट्रो ट्रेन था वो यही था, नमो भारत रैपिड रेल। इसी का नाम चेंज करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का नाम चेंज करके। ठीक है, ये इंटर सिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। तो अब ये दूसरे मेट्रो से रैपिड रेल भिन्न कैसे है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जो मेट्रोज होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक सिटी के अंतर्गत ही चलाए जाते हैं, लेकिन इसका काम क्या है कि ये इंटर सिटी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ पुराने न्यूज और देखते हैं कुछ फैक्ट्स। भारत की जो पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी, ये कौन थी? ये थी वंदे भारत। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, 2019 में चलाया गया था। ये न्यू दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज से होते हुए बनारस को जाती है। ठीक, जो फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, जो फर्स्ट वंदे भारत जो है स्लीपर ट्रेन है, ठीक, वो 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट की गई, चलाई गई। बेंगलुरु रेल परिषद से इसको जो है रवाना किया गया, और इसको रवाना किसने किया? मोदी ने नहीं किया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है मिशन मौसम। अब हम देखते हैं मिशन मौसम क्या है, मिशन मौसम का एम क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। मिशन मौसम का एम कुछ और नहीं बल्कि हर नाम के अनुरूप ही हर मौसम के लिए तैयार का मतलब और अधिक तैयार, क्लाइमेट स्मार्ट इंडिया का निर्माण करना। ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट इंडिया का निर्माण करना। अब हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। वाई न्यूज़, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया। ठीक, और इसके लिए खर्च भी डिसाइड कर दिया, 2000 करोड़ का खर्च होगा, और टेन्योर इसका जो है 2 साल के लिए होगा। ठीक, इसका एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, कार्यान्वयन कौन कर रहा है? इसका क्रियान्वयन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत जो 3 आते हैं वो ही इनका जो है एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। जो पहला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहीं से आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो न्यू दिल्ली में है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आपके मैगजीन में मेंशन नहीं है बट ये मेंशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है। और जो तीसरा है वो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं चूँकि इसका एम क्या है। इसका एम है कि बहुत ज़्यादा रिजिलेंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और रैपिड मतलब जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करना। तो इसका जो इसमें जो यूज किया जा रहा है, इन सब जो है घटनाओं को जल्दी से प्रकाशित करने के लिए या मतलब न्यूज़ देने के लिए, उनमें यूज किया जा रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन रडार और सेटेलाइट, इन सब चीज़ों का यूज किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है चीज़ों का पता लगाया जा सके और अच्छे से मौसम का अनुमान लगा के
बहुत सारी चीज़ों से बचाया जा सके, जैसे सुनामी या कोई और प्राकृतिक आपदा जो भी हो। ठीक है, अगला देखते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। ठीक, ये आता है अंडर NCAP। NCAP मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये NCAP स्टैटिक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं इन्वायरमेंट में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि NCAP लॉन्च कब हुआ था। तो NCAP जो लॉन्च हुआ था वो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या है? इसका काम कुछ और नहीं बल्कि वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। कहाँ? शहर, क्षेत्र, राष्ट्रीय स्तर, तीनों पर इसे जो है तीनों स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार करना इसका काम है। इसका एम क्या है? इसका एम था कि 2024 तक PM 2.5 और PM 10 में 20 से 30% कटौती करना। ठीक, अगली बात, इसमें अमेंडमेंट हुआ है जो कि आपके मैगजीन में नहीं दिया गया है। 2024 से बढ़ा के इसका जो टेन्योर था वो 25-26 तक कर दिया गया और PM जो 10 है उसमें 40% तक की कटौती की बात की गई। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कितने शहर शामिल हैं? 131। मैगजीन में 130 दिया है जो कि गलत है। 131 सिटीज़ शामिल हैं। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये इसका जो मिनिस्ट्री है वो है MOEF&CC। MOEF मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखते हैं ये लॉन्च कब हुआ। 7 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ। कहाँ से हुआ? जयपुर से हुआ। भूपेंद्र यादव जो कि MOEF&CC को हेड करते हैं और भजन लाल शर्मा यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन दोनों ने लॉन्च किया। ठीक है, किस दिन लॉन्च किया? 7 सितंबर 2000 किस दिन लॉन्च किया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ठीक, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई पड़ता है, उस दिन लॉन्च किया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई की, वो 7 सितंबर 2019 से हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जो है सिटीज़ को जो है 3 श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है, 3 श्रेणी में बांटा जाता है। जो पहला श्रेणी है वह है 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले। ठीक, वो पहले श्रेणी में आते हैं, 10 लाख प्लस वाले। और इसमें जो है टोटल 47 सिटीज़ को शामिल किया गया। और जो दूसरा है, दूसरी श्रेणी में 3 से 10 लाख की जो पॉपुलेशन आती है उसको जो है दूसरी श्रेणी में बांटा गया है। जो तीसरा श्रेणी है उसमें लेस देन 3 लाख वाले आते हैं। ठीक है, हम श्रेणी 1 के तहत देखते हैं कि टॉप किसने किया। श्रेणी 1 में जो 3 इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा टॉप मतलब इम्पॉर्टेंट जो टॉप किया है वो है सूरत जो कि पहला रैंक है। फिर है जबलपुर जो कि MP में है। तीसरा आगरा, UP के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। UP में पूछा जा सकता है कि श्रेणी 1 में कौन सा शहर यूपी में टॉप किया है, तो वो है आगरा। आगरा को तीसरा स्थान मिला है श्रेणी 1 में। ठीक, जो श्रेणी 2 है उसमें भी UP का एक शहर शामिल है जिसे फिरोजाबाद। आप लोग पढ़ते हैं फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, दूसरा अमरावती, तीसरा झांसी जो कि UP में है। श्रेणी 2 में UP के 2 स्थल शामिल हैं, 2 सिटीज़ शामिल हैं। अगला देखते हैं श्रेणी 3। श्रेणी 3 में जो शामिल है वो है रायबरेली, ये भी UP का शहर है। और नालगोंडा तेलंगाना में, और नालागढ़ जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं UP के कुछ प्लेसेस देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। आगरा तीसरे स्थान पे, लखनऊ चौथे स्थान पे और कानपुर आपके 5वें स्थान पे शामिल है। ठीक है, वाराणसी की क्या रैंकिंग है? वाराणसी की 13वीं रैंकिंग है। गाज़ियाबाद की 22, प्रयागराज की 24 और मेरठ की 24। ठीक, ये UP की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक श्रेणी में 3 शहर शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी में 3 शहर शामिल हैं जिसे हम नेशनल क्लीन एयर सिटी कहते हैं। और ये जो 3 शहर शामिल होते हैं ना, उसे ही MOEF&CC मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा थीम क्या है इसका। इसका जो थीम है 2024 का वो है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। ठीक, अगला जो न्यूज़ है आपका वह है स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित। ठीक, SBM आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को ये पहली बार लॉन्च हुआ था। ये न्यूज़ में क्यों है भाई? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि विज्ञान जर्नल नेचर में ये पहली बार प्रकाशित हुआ है। इसका जो थीम है वो थीम है टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया।
ठीक है। इसका क्या थीम है? टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन इंडिया। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। ठीक, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशन किसके किसके बीच में? टॉयलेट रीचेबिलिटी एंड IMR, मतलब शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में एक इनवर्स रिलेशन बताया गया है। ठीक है, मतलब अगर शौचालयों तक पहुंच ज़्यादा होगी तो बाल मृत्यु दर कम होगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला ये है फैक्ट कि 30% से अधिक शौचालय कवरेज वाले ज़िलों में प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर IMR, मतलब बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में 5.3 और U5MR अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट में 6.8 की कमी दर्ज की गई है। ठीक, जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके तहत टॉयलेट कंस्ट्रक्शन से पर ईयर 60 से 70 हज़ार शिशुओं की जीवन की रक्षा हुई है। कितने? 60 से 70 हज़ार शिशुओं की जीवन की रक्षा। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है हमारा वह है स्वच्छता ही सेवा। ये 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ठीक, इसके अंतर्गत कौन सी मिनिस्ट्री है? तो मिनिस्ट्री है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। इसके अंतर्गत 4 विषय शामिल हैं जिसे हम 4S कहते हैं। 4S, चारों S से नाम है, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार और स्वच्छता। ठीक है, ठीक है। जो अगला न्यूज़ है वो है 23rd लॉ कमीशन से। ठीक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 23rd लॉ कमीशन है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है? तो हम आपको बता दें, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर से। ठीक, ये एक फिक्स टेन्योर के लिए इस्टेब्लिश होता है और वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के एज ए एडवाइजरी बॉडी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस के एडवाइजरी बॉडी की तरह ये वर्क करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने 3 साल के लिए, ठीक, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ठीक है। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है, 1 सेकेंड, इसका वर्क है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग, ये रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा नेसेसरी लीगल रिफॉर्म विद इन आवर लीगल सिस्टम। हमारे लीगल सिस्टम में जो भी नेसेसरी लीगल रिफॉर्म होंगे उनको जो है रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।